and let us do a little bit of revision of physics, and if needed we will record this lecture अगर हमारा क्लास अच्छा जाएगा तो, ठीक है. चलो, क्वेश्चन नंबर 1 एवरीबॉडी. और आंसर मेरे को तुम लोग कैसे देगा? चैट पे देगा, कैसे देगा? हाँ, अच्छा, raise your hands, हाँ, don't fight. I'll ask the question, raise your hands if you know the answer. Okay, then we will do. So first question coming up, name the physical quantity which is measured in calories. Name the physical quantity which is measured in calories. The other two are there in the class. Pratyaksh, you don't give the answers right now. Okay, when I ask, then only you give the answer. Okay, Pranav and Pratyaksh has raised the hand. Tuhin, switch on your videos and audios fast. जल्दी से प्रणव जल्दी से वीडियो ऑडियो ऑन करो. चलो प्रत्यक्ष तुमसे स्टार्ट करते हैं. नेम द फिजिकल क्वांटिटी व्हिच इज मेजर्ड इन कैलोरीज. Heat. Very good. Good answer. Heat is measured in calories. Yes. Good answer. Number 2. The question number 2 is how is calorie related to the SI unit of heat quantity? How is calorie related to the SI unit of heat quantity? Yes, Pranav. Yes, sir. How is calorie related to the SI unit of that quantity? Yani ki of this calories. How is calorie related to the SI unit of heat quantity? Tell me fast. क्या relation है? 1 calorie equals to 1000 joules. Yeah. 1 calorie is equal to 1000 joules. Yes, Pratyaksh. 1 calorie is equal to 4.186 joule. 1 calorie is equal to 4.186 जूल. सब लोग राइट कर एकदम लिख लो, ये एक मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, मिस्टेक नहीं करना, ठीक है. फिर से मैं रिकैप कर देता हूँ, ये छोटा छोटा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट. नेम द फिजिकल क्वांटिटी व्हिच इज मेजर्ड इन कैलोरी. द फिजिकल क्वांटिटी व्हिच इज मेजर्ड इन कैलोरी इज हीट. अंडरस्टूड? और उसका ऐसा यूनिट क्या होता है, कैसे रिलेटेड है ऐसा यूनिट से? 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.186 जूल. समझ में आया प्रणव? मिस्टर ढोकले क्या कर रहा तू? हाँ सर. हाँ, फिजिक्स के कारण तेरे बाल एकदम सीधे खड़े हो गए डर के मारे. हाँ, चलो क्वेश्चन नंबर 2. द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ अ सब्सटेंस ए. ठीक से सुनना, ठीक है. द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ अ सब्सटेंस ए इज 3800 joules per kg per Kelvin, and that of a substance B is 400 joules per kg per Kelvin. Which of the two substances is a good conductor of heat? Give a reason for your answer. कौन ज्यादा is a good conductor of heat? फिर से बोल रहा हूँ, एक सेकंड बेटा, तू ही छक्के मारेगा कि और कोई बैटिंग नहीं करेगा यहाँ पे? अकेले तू ही बैटिंग करेगा? The specific heat capacity of a substance A is 3800 joules per kg per Kelvin, and that of a substance B is 400 joules per kg per Kelvin. Which of the two substances is a good conductor of heat? Give a reason for your answer. तुहीन. सर ए वाला होगा. ए वाला होगा, बिल्कुल सही जवाब दिया है तुहीन ने. उसके बाद रोहित, तुम भी बता दो जवाब. रोहित तुम भी बता दो. तुहीन ने जो जवाब दिया, तुहीन ने जो जवाब दिया बिल्कुल सही जवाब दिया. क्यों दिया बता दीजिए आप. सर नहीं पता. वेरी गुड. प्रणव. Because it is inversely proportional to heat. वाह, तीनों के तीनों गधे हो एक नंबर के. बिल्कुल रॉन्ग आंसर है. यस प्रत्यक्ष. 2 वाला बोल रहा हूँ मैं. अभी 2 वाला बोल रहा है, आंसर चेंज कर लिया. मारेंगे बेटे. अच्छा रीजन बोल चल, रीजन बोल जल्दी. क्योंकि Q equals to MC delta T में अगर हम C को सब्जेक्ट बनाएंगे तो वो Q से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा. अगर Q ज्यादा है तो C कम होगा, और C ज्यादा है तो Q कम होगा. और इसका और सिंपल आंसर तुम बोलो प्रत्यक्ष. Requires only 400 joule of energy to increase its temperature by 1 kg. एक second. It requires only 400 joule of heat energy for 1 kg mass to increase its temperature by 1 Kelvin. तुमको पता है हीट कैपेसिटी होता क्या है? हाँ. क्या होता है हीट कैपेसिटी बोलो तो? सर जितना एनर्जी उस सब्सटेंस को चाहिए 1 डिग्री सेल्सियस से ऊपर आने में. The amount of heat energy temperature of the body by 1 degree Celsius. बेसिकली मैं तुम लोग को बोलूं, अगर हीट मैं समझा देता हूं हीट कैपेसिटी क्या होता है. सपोज कर लो हमने एक तो स्टील की प्लेट ली और हमने एक वुडन प्लेट ली. ठीक है, एक स्टील की प्लेट है, एक वुडन की प्लेट है, और दोनों को सनलाइट पे हमने रख दिया. ठीक है, तो सबसे पहले कौन गर्म होगा और किसमें से हीट निकलेगा? हीट रेडिएट कौन करेगा सबसे पहले?
हाँ, स्टील स्टील करेगा। स्टील क्यों? क्योंकि स्टील जो है ना उसका हीट कैपेसिटी कम है। समझ में आ रहा बात को? माने वो बेसी देर तक हीट ले नहीं सकता, वो थोड़ा सा हीट लेगा, गर्म हो जाएगा और वो हीट रेडिएट करना चालू करेगा, तो उसका हीट कैपेसिटी कम है, ठीक है। जबकि वुड जो है वो बहुत देर तक पहले बेचारा लेता रहेगा, उसके बाद जाके वो हीट छोड़ेगा, ठीक है। तो उसकी हीट कैपेसिटी काफी ज्यादा है। तो हीट कैपेसिटी बेसिकली इज हाउ मच हीट कैन यू टेक। और छोटा सा एग्जांपल दूं तो मान 2 बच्चे हैं क्लास में, ठीक है, तो कौन ज्यादा चाटा खाएगा रोने से पहले? एक लड़के को मैंने 5 चाटा मारा, वो रोया ही नहीं, एक दूसरे ही चाटा में रो दिया। तो चाटा खाने की कैपेसिटी किसकी ज्यादा है? जो ज्यादा चाटा खाएगा, है ना उसके बाद रोएगा। समझ गया? तो हीट कैपेसिटी का मतलब ये होता है कौन कितनी हीट पहले लेगा और फिर रेडिएट करेगा, ठीक है। तो सब्सटेंस बी जो है जिसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 400 जूल्स पर केजी है, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? वो जल्दी गर्म हो जाएगा, ठीक है, वो बेसी हीट ले नहीं सकता, उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम है। इसी के लिए वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, बिकॉज फॉर द सेम हीट एनर्जी एंड सेम मास द राइज इन टेम्परेचर इन बी विल बी मोर, ठीक है। तो टेम्परेचर ज्यादा पास होगा उसका उतना हीट में। जो दूसरा वाला ए वो तो उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा उसके अंदर। समझ में आ गया बात को? तो ये मैंने थोड़ा एक्सप्लेन करने के लिए बोल दिया सबको जो नए नए ये चैप्टर कर रहे हैं हीट कैपेसिटी के बारे में। अच्छा एक चीज और, हीट कैपेसिटी जो है, फॉर एग्जांपल अगर मैंने एक वुडन का प्लेट रखा और मैंने एक पूरा वुडन का ब्रांच रख दिया, ठीक है, तो उसमें उन लोग का हीट कैपेसिटी को फर्क पड़ेगा? हाँ, कैसे? heat capacity depends on mass. हीट कैपेसिटी डिपेंड्स ऑन मास। इसका मतलब ये है कि जो वुडन ब्रांच है उसको ज्यादा हीट लगेगा, ठीक है। जो एक लकड़ी का जो वुडन प्लेट है पतला सा, वो जल्दी माने उसका हीट कैपेसिटी वुडन ब्रांच से कम होगा, ठीक है। लेकिन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में क्या होता है? जब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में हम ये वेट डिफरेंस खत्म कर देते हैं और दोनों को एक स्पेसिफिक केजी में, माने दोनों का वेट, अगर हम कोई भी दो मटेरियल का अगर हम वेट सेम कर देंगे, ठीक है, एक यूनिट कर देंगे, माने यूनिट सेम कर देंगे, तो वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हो जाएगा। समझ में आ रहा बात? यस सर। चलो एक और क्वेश्चन। A man playing a flute is able to produce notes of different frequency. If he closes the holes near his mouth, will the pitch of the note produced increase or decrease? Give a reason. Summer. Yes, कौन देगा आंसर? तुहिन। Sir, Repeat the question. यहाँ पे क्या हम लोगों के बॉर्नविटा क्विज कॉन्टेस्ट खेल रहे हैं? Repeat the question. A man playing a flute, एक आदमी बांसुरी बजा रहा है, ठीक है, is able to produce notes of different frequency का notes निकल रहा है, ठीक है। If he closes the holes near his mouth, अगर माउथ के पास वाला होल बंद करता है, will the pitch of the note produce increase or decrease? Give a reason. बताइए जल्दी। increase. Sir, increase. Yes, Pratyas, give the answer. So decrease होगा. क्यों? So because it is directly proportional to the air column. हाँ फिर? Air column. It is directly proportional to the air column और air column decrease हो रहा है तो automatically वो भी decrease होगा sound. अगर जितना ज्यादा पिच होगा उसका साउंड कैसा होगा? मोर द पिच, Trill the sound. shriller sound. Yes. The length of the vibrating air column increases and the frequency of the vibrating air column is inversely proportional to the length of the vibrating air column. समझ में आया बात को? चलो एक और क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पे, फटाफट इसी से रिलेटेड है। Define resonant vibrations. Resonant vibration का definition बताइए क्या है? और second question है, which characteristics of sound make it possible to recognize a person by his voice without seeing him? ठीक है, define resonant vibration and which characteristics of sound make it possible to recognize a person by his voice without seeing him? चलो कौन देगा ये आंसर? Can I answer the second one? फर्स्ट वन कौन आंसर देगा? दोनों ही आंसर. हाँ, कौन देगा फर्स्ट वन का आंसर? प्रत्यक्ष तो एकदम भैया बड़ा सही कर रहा है काम, वेरी गुड। सर जब नेचुरल वाइब्रेशन और फोर्स वाइब्रेशन का फ्रीक्वेंसी इक्वल होता है तब वो रेजोनेंस होता है। और सेकंड वन का बिना देखे क्वालिटी पे हम लोग कर सकते हैं। क्वालिटी ऑफ साउंड और टिम्बर, quality of sound or timber. Yes. When the frequency of the externally applied periodic force on a body is equal to the natural frequency, the body readily begins to vibrate with an increased amplitude.
such large amplitude vibrations are called resonant vibrations. Very good, Rohit. ओसवाल से क्वेश्चन पूछ रहे हैं क्या? है कुछ सही ओसवाल आंसर? से क्वेश्चन पूछ। अबे वो सवाल हट। चलो, is it possible for a hydrogen that is 1 है ना, हाइड्रोजन का क्या होता है, मास नंबर 1, एटॉमिक नंबर 1. एटॉमिक नंबर 1, Is it possible for a hydrogen 1 nucleus to emit an alpha particle? Give a reason for your No. answer. No. 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 यार Because बोल it रहे थे कि cannot तुम- हाँ? क्यों क्यों क्यों? क्योंकि अभी मैंने इसका एक तो वीडियो भी बनाया था ना, बताइए क्यों? Sir, बताइए. helium particle लगता है alpha particle is equal to the helium nucleus, which has 4 atomic number is 2 and atomic mass is 4. While as hydrogen has only 1 proton in it and no neutrons, therefore it cannot. हाँ, तो ऑब्वियसली जब अल्फा पार्टिकल निकलेगा तो बेसिकली 2 न्यूट्रॉन और 2 प्रोटॉन निकलना चाहिए ना, तो बेचारा हाइड्रोजन का है ही नहीं, तो निकलेगा कहाँ से? पॉसिबल ही नहीं है. ठीक है, बेचारा हाइड्रोजन. ठीक है, चलो दूसरा क्वेश्चन में आ जाए. State whether the specific heat capacity of a substance remains the same when its state changes from solid to liquid. फिर से क्वेश्चन है, state whether the specific heat capacity of a substance remains the same when its state changes from solid to liquid. Give one example to support your answer. Sir, मेरा मैं बोलूं? तो चुप हो जा, तू मार खाएगा अभी. मैं बोलूं? नहीं, तू ही बोलेगा. Sir, it does not change. It does not remain same. हाँ बोलो प्रणव. It will not remain same as the substance will change from a solid to a liquid, and the specific heat capacity of different State या different phase is different. is different. एक तो perfect example दो इसका. Sir, ice and water. Ice and water. Very good, very good. Ice and water is a perfect example. The specific heat capacity of water is 4,200 joules per kg per Kelvin, and that of ice is 2,100 joules per kg per Kelvin. ठीक है, तो जैसे हम लोग किसी का स्टेट चेंज करेंगे, उसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी चेंज हो जाएगा. ठीक है, वेरी गुड. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. Why is a nuclear fusion reaction called a thermonuclear reaction? Who will give this answer? कौन भाग गया भाई? तुहिन कहाँ चला गया? तुहिन कहाँ चला गया भाई साहब? चलो बोलो, रोहित कुमार बोलिए. सर न्यूक्लियस स्प्लिट हो जाता है. सर कैन यू रिपीट द क्वेश्चन आल्सो? अच्छा, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, कौन बनाया करोड़पति है? अमिताभ बच्चन फिर से तुमको क्वेश्चन रिपीट करके देगा बार बार. तो सर वहां पे स्क्रीन में दिया हुआ रहता है क्वेश्चन. चलो, why is a nuclear fusion reaction called a thermonuclear reaction? Two lighter As nuclei heat is emitted by the nucleus in a nuclear emission. थर्मो का मतलब क्या होता है तुम लोगों को पता है? थर्मो माने हीट ना. Sir, heat. heat. So 2 lighter nuclei combine in the presence of high heat, therefore it is High called heat, yes. Nuclear fusion takes place at extremely high temperature and pressure, and the two nuclei, due to their thermal agitation, acquire sufficient kinetic energy so as to overcome the force of repulsion between them when they approach each other. So they get fused. Hence, it is called thermonuclear reaction. Thermo का मतलब ही हीट होता है. वहीं पे क्वेश्चन के अंदर ही आंसर था. ठीक है, एक और क्वेश्चन फाइनली. स्टेट 2 ways to increase the speed of rotation of a DC motor. DC motor आ रहा है क्या तुम लोग? नहीं sir, हाँ, नहीं आ रहा. चलो नहीं आ रहा, लेकिन इसका आंसर बोलो कैसे निकले, उसका कैसे स्पीड बढ़ सकते हैं? बहुत इजी है. by increasing the number of coils, by increasing Number of the turns, current. number of turns, number of turns in Number the of coil. turns in the और सर स्ट्रेंथ by ऑफ द increasing करंट, the अगर हम लोग rate- स्ट्रेंथ ऑफ द करंट को भी इंक्रीज करेंगे तब भी हो जाएगा. ठीक है, वेरी गुड. और क्वेश्चन में तुम लोग के लिए देख रहा हूँ अच्छे अच्छे क्वेश्चन कल तुम लोग जो एग्जाम में आ सकेंगे और तुम लोग दे सकोगे. अच्छा चलो एक और क्वेश्चन. डिफाइन कैलोरीमेट्री. चलो जल्दी से. सब मेजरमेंट ऑफ हीट. हाँ चलो, इसका तो कम से कम अप्रोच करके आना अच्छे से. ठीक है, तो क्वेश्चन का आंसर, द मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटी ऑफ हीट इज कॉल्ड कैलोरीमेट्री. सुपर्ब. सेकंड क्वेश्चन आ गया. नेम द मटेरियल यूज्ड फॉर मेकिंग अ कैलोरीमेट्री. क्या यूज करते हैं मटेरियल हम लोग? the copper. Copper. Very good. Why is a copper made up of thin sheets of above material in two?
Why is a So, calorimeter made of it- thin sheets of above material? Answered in 2. Yes. Resistivity, high specificity. क्या कौन दे रहा है इसका आंसर? तुहिन? Sir, because Sir. of its high resistivity. Because? ना. Sir, because of its low specific heat capacity, so it takes very little heat from the contents to acquire to attain that temperature. Copper is beaten into thin sheets so that its mass decreases, and so its heat capacity also reduces. वेरी गुड, ये आप लोग ठीक से पढ़ लो, इसका आंसर ये क्वेश्चन में कल आएगा। कैलोरीमीटर जो है, इट इज मेड ऑफ थिन शीट ऑफ कॉपर बिकॉज कॉपर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, ठीक है। And so the calorimetry will soon acquire the temperature of its constant, and also the copper has low specific heat capacity. अभी हम लोग ने ये देखा था ना, जिसका low specific heat capacity होता है वो good conductor of heat होता है, ये भी आप लोग समझ लो, ठीक है। जितना अगर आपका specific heat capacity कम होगा तो आप good conductor of heat होगे, ठीक है। तो कॉपर का वही होता है, ठीक है। तो so क्या बोल रहा था, and also copper has the low specific heat capacity, so the heat capacity of the calorimetry remains low and it takes very less amount of heat energy from the contents to acquire its temperature. समझ में आ रहा बात को? क्या है मिस्टर प्रवन, तेरे को कल से मैं देख रहा हूँ ना प्रणव, तेरे को देख के मेरे को टेंशन हो रहा है। तू ऐसा तो नहीं था, इससे पहले तो तू पूरा जेठालाल की तरह हंसता रहता था, अभी तेरे को क्या हो गया भाई? तेरा गांठिया सूख गया क्या? हा? क्या हुआ? ढोकले ढोकले का चटनी पूरा खट्टा हो गया क्या? गर्मी ज्यादा है कल फिजिक्स टेंशन नहीं लेने का, सब पढ़े हो तुम लोग, टेंशन मत करो, हंसते हंसते जाओ, ठीक है। चलो डिफाइन न्यूक्लियर फिजन, रोहित कुमार। Sir, when two nuclei combine and make one nucleus. बेटा ऐसे आंसर देखे होगे कल, तुम ऐसे आंसर दोगे। A heavy Sir, stable The nucleus combination divides of to form two two nucleus lighter is nuclei of defined as different atoms. nuclear fission. बेटा सुनो मिस्टर रोहित कुमार, फिर से तुमको 2 दिन से तुम आए नहीं क्लास करने के लिए, पता नहीं कहाँ घूम रहे थे ब्रह्मांड में, पता ही नहीं, ठीक है। अभी लास्ट मिनट में तुम जागे हो, तुम्हारे अंदर का फिजिसिस्ट जागा है, तो हम तुमको बता रहे हैं बेटा ऐसा करना कि जो तुम्हारा रेडियो एक्टिविटी वाला चैप्टर है उसका वीडियो भी मैंने बनाया, शूट किया, उसको देख लेना, ठीक है। और ये कैलोरीमेट्री वाला चैप्टर इसको अच्छे से कर लेना, ठीक है। वो हीट वाला क्या नाम है, उसके बाद वो तुम लोग का जितना भी मैंने वो चैप्टर्स कराए हैं इलेक्ट्रिसिटी वाले, वो अच्छे से कर लेना। अभी भी तुम्हारा प्रिपरेशन सही से नहीं हुआ है मिस्टर रोहित कुमार, तुमको रात भर जगना पड़ेगा, समझ में आ गया बात को? तोहिन कुमार पूरा रिवीजन करना पड़ेगा अच्छे से, समझ में आया? कम से कम शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स जो है वो अच्छे से कर लो, ठीक है। हाँ प्रणव कुमार बोलिए, क्या बोल रहे हैं आप? The combination of two nucleus is defined as nuclear fission. अच्छा, नहीं, बिल्कुल वो fusion है। बिल्कुल ही तुम तो बेटा ढोकला खाओ आराम से, तुमको टेंशन करना चाहिए, अब हमको लग रहा है Division उल्टा ही बोल रहा है of एकदम, ने अलग ही कहानी चला लाइफ में। तुम बोलो प्रत्यक्ष। Sir, the division of a heavier nucleus to form two lighter nuclei is called nucleus. अरे पूरा अच्छा डेफिनेशन दो ना कम से कम, ये तो स्पेसिफिक क्वेश्चंस है, न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फ्यूजन, तो लर्न करके जाना है, इसको तो रट के जाना है यार, ये सब में क्या तुम लोग गेस वर्क कर रहा है? अभी भी टाइम है, पूरा रट के जाओ, जो मेन डेफिनेशन है। न्यूक्लियर फिजन क्या होता है? इट इज अ प्रोसेस in which a heavy nucleus is split into two light nuclei of nearly the same size by bombarding it with the slow neutrons. समझ में आ रहा है मिस्टर रोहित कुमार? मेरे पीछे बोलो, चलो सब लोग, अब मुझे आ रहा है गुस्सा, बोलो न्यूक्लियर फ्यूजन इज द प्रोसेस, बोलो जल्दी से। Nuclear fission is a process in which a heavy nucleus in which a heavy is splitted into two light nuclei of nearly the same size two light Nearly the nuclei same size. by bombarding it with a slow neutron. by bombarding. अब तुम लोग को तो पता ही है ना कि जो हैवी न्यूक्लियस होता है वो ऑलरेडी छींकने के कगार में होता है ना, समझाया ना, वो इतना भारी होता है कि उसमें हो सकता है न्यूट्रॉन्स जो है प्रोटॉन से बहुत ज्यादा हो, या प्रोटॉन न्यूट्रॉन से बहुत ज्यादा हो, तो वो अनस्टेबल है, ठीक है। तो ऑलरेडी वो चाहता है स्टेबल होने के लिए, तो अगर आप एक हेवी न्यूक्लियस को अगर आप किसी लाइट न्यूट्रॉन से मारेंगे तो वो स्प्लिट हो जाएगा, ठीक है, इनटू टू स्मॉल न्यूक्लियाई ऑफ नियरली द सेम साइज, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर फिजन। समझ में आया मिस्टर ढोकले? हाँ। तू फ्यूजन का डेफिनेशन दे रहा भाई साहब, क्या चल रहा है भाई तेरी जिंदगी में? तेरा केमिस्ट्री और फिजिक्स फ्यूज हो गया क्या? क्या चल क्या रहा भाई? हैं? ऐसे से करो, जागो 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 जागो, ऐसे करो, ऐसे करो, समझ में आ गया बात को? ऐसे नहीं करो बेटा, ठीक है।
और क्वेश्चंस हम लोग के लिए मैं सोच रहा हूँ एक काम करता हूँ, एक बार तुम लोग को ना यही क्वेश्चन फिर से रिपीट करके रिवाइज कराता हूँ, ठीक है? तो फटाफट तुम अगर लोग। आगे भी क्वेश्चंस थोड़े अच्छा बोलेंगे चलो आगे आगे, पहले हम लोग 2-3 तो कर लेंगे, फिर हम लोग क्वेश्चन करके रिवाइज भी कर लेंगे अगर टाइम होगा हमारे पास तो, ठीक है? माने अगर हम लोग थोड़ा भी करते हैं, स्मॉल भी करेंगे, लेकिन सॉलिड करेंगे। जितने आंसर्स हम लोग अटेम्प्ट करेंगे कल हमको पूरा अच्छे से आंसर आना चाहिए उसका, ठीक है? लेट मी फाइंड सम क्वेश्चंस फॉर यू पीपल। अब आ गया ढोकला जी, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड विद द टर्म न्यूक्लियर फ्यूजन? The combination of two nucleus is called nuclear fission. Fusion, sorry. भैया अच्छा आंसर दो ना, ये क्या तुम लोग आंसर दे रहे हो यार, ऐसे कोई आंसर होता है? सर हाँ The combination of two lighter nuclei to form a heavy and more stable nucleus is called क्या बोल रहा तुहीन? nuclear fission. सर मैंने क्वेश्चन पेपर भेजा है व्हाट्सएप में। क्या किया है? क्वेश्चन पेपर भेजा है व्हाट्सएप में। तो मैं क्या करूं, सॉल्व करूं? हाँ सर सर सॉल्व कर हम लोग को सॉल्व कराइए सर, हो जाएगा। हाँ तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, सर, क्वेश्चन पेपर ही तो actually सॉल्व हम कर लोग रहे हैं, और answer क्या कर करें। रहे हैं? और क्वेश्चन पेपर दिए ना सर हमने। अरे हम करा रहे हैं ना सारा, क्या टेंशन कर रहा है? तुमसे ज्यादा क्वेश्चन पूछूंगा, तुम रेडी रहो, आंसर तो तुम दे नहीं पा रहे हो। न्यूक्लियर फ्यूजन का डेफिनेशन बोल जल्दी से। मेरे को सर अभी मैं Nuclear जो तुम लोग को fusion- करा रहा हूं ना, इसको भी कर लोगे तो कल आ जाएगा एग्जाम में मार्क्स। चलो न्यूक्लियर फ्यूजन का डेफिनेशन बोलो। Sir, a nuclear fission when neutrons are bombarded on a heavy nucleus to split into the two equal nuclei is called nuclear fission. अरे फ्यूजन। As a fusion, in nuclear fission, a very high temperature with high temperature and high pressure, two light nuclei is they combine together to form a very heavy nucleus. स्टेबल न्यूक्लियस। कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं दे रहा है, तुम लोग क्या ठीक से लर्न नहीं कर रहे हो, उसको अंडर एस्टिमेट कर रहे हो क्या? प्रत्याश गिव मी अ प्रॉपर डेफिनेशन न्यूक्लियर फ्यूजन। So nuclear fusion is a combination of two lighter nuclei to form a heavier and more stable nucleus. और उसके अंदर क्या होता है? इन द प्रोसेस ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट इज रिलीज्ड, ये भी बोलना पड़ेगा, ठीक है? न्यूक्लियर पावर प्लांट्स यूज न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी बाय फ्यूजन रिएक्शन? क्वेश्चन समझना। न्यूक्लियर फिजन हम लोग यूज कर रहे हैं, लेकिन अगर हम लोग न्यूक्लियर फ्यूजन यूज करेंगे तो क्या एडवांटेज होगा बताइए? तो मैं बोलूं? So nuclear fusion is a more safer reaction since there are lesser radioactive emissions that are emitted. Therefore, it is less harmful to human beings. बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुन लो कि न्यूक्लियर फ्यूजन पहले तो समझ लेना तुम लोग कि हम लोग उसको कर नहीं सकते, ठीक है? अभी तक हम लोग सक्सेसफुल नहीं है फ्यूजन करने में। वी हैव डन फिजन बट वी आर नॉट एबल टू कंट्रोल, अभी हम लोग फ्यूजन नहीं कर पाते बिकॉज इट इज डन एट अ वेरी हाई टेम्परेचर, ठीक है? न्यूक्लियर फ्यूजन इज नॉट पॉसिबल एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर एंड ऑर्डिनरी प्रेशर, ठीक है? हो नहीं सकता, उसके लिए हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर चाहिए जो हम लोग कंट्रोल नहीं कर पा रहे। लेकिन अगर हम लोग उसको कंट्रोल कर सके ना, तो फ्यूजन जो होता है इट इज नॉट रेडियो एक्टिव, याद रखना इस बात को, ठीक है? सो इट डज नॉट गिव आउट एनी हार्मफुल रेडिएशन, उससे कोई भी हार्मफुल रेडिएशन नहीं निकलता है। एंड डिस्पोजेबल ऑफ इट्स वेस्ट इज ऑल्सो नॉट डिफिकल्ट। याद रहेगा सबको? याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा? कल के लिए मिस नहीं करना है इसको, समझ में आ गया? तुम फिर से बता दो मेरे को रोहित, क्यों हम लोग को न्यूक्लियर फ्यूजन फायदा करता ज्यादा? सर क्योंकि ये कुछ मतलब हार्म नहीं पहुंचाता है, ऐसे और ये आंसर हम देगा। लोग इसको सर मतलब क्या बोलते हैं नेचर में ऑकर नहीं करता, हम लोग अभी तक नहीं बनाए। मैंने ये समझाया तेरे को भी, क्या बोला मैंने? पूरा बोलते जरा, तू ही बोल, मैंने क्या बोला पूरा आंसर कैसे बोला? First of all, the controlment of अच्छा मैं फिर से बोलता हूँ, टाइम नहीं है, नहीं तो अभी मारता बहुत जोर से चाटा, लेकिन चलो फिर से मैं बोलता हूँ, ध्यान से सुनो। न्यूक्लियर फ्यूजन इज नॉट पॉसिबल एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर एंड ऑर्डिनरी प्रेशर, ऐसे लिखना, ठीक है? बट द एडवांटेज ऑफ फ्यूजन रिएक्शन ओवर फिजन रिएक्शन इज दैट फ्यूजनेबल सब्सटेंस इज नॉट रेडियो एक्टिव, ठीक है? सो इट डज नॉट गिव आउट एनी हार्मफुल रेडिएशन एंड द डिस्पोजेबल ऑफ इट्स वेस्ट इज नॉट डिफिकल्ट। तो आप लोग 2 पॉइंट यूज करेंगे कि उसके अंदर कोई भी रेडियो एक्टिव एमिशन नहीं होता है, और उसका जो हम लोग वेस्ट को जो हम लोग डिस्पोज करते हैं वो भी हार्मफुल नहीं होता है। याद रहेगा? यस सर। क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फ्री वाइब्रेशन ऑफ अ बॉडी? व्हाई डज द एम्पलीट्यूड ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी कंटिन्यूअसली डिक्रीज ड्यूरिंग डैम्प्ड वाइब्रेशन? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आराम से लिख सकते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फ्री वाइब्रेशन ऑफ अ बॉडी?
Why does the amplitude of a vibrating body continuously decrease during damped vibration? Come on. When a body is clamped at a point slightly disturbed, it is said to be free vibration. फिर से बोलो. When a body is clamped at a point slightly disturbed, it is said to be free vibration. नहीं, not a perfect answer. Anybody So else? मैं बोलूं? हाँ प्रत्यक्ष. Free vibration is when a body vibrates in absence of any external and periodic force with constant frequency and amplitude. Very good. Good answer. तुम लोग अभी भी मैं तुम लोग को बोल रहा हूं, मैं देख रहा हूं तुम लोग बहुत ही जनरल पढ़ाई कर रहे हो. सारे डेफिनेशंस फ्री वाइब्रेशन तुम लोग डेफिनेशन इग्नोर कर रहे हो. पूरा रट के जाओ. इसने बोला बहुत अच्छी बात, विदाउट एनी एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स. इंपॉर्टेंट है, ठीक है. द क्या इंपॉर्टेंट है? The periodic vibration of a body in the absence of any external periodic force on it are called free vibrations. क्या है आंसर तुहिन? Sir, the periodic vibration of a body in the absence of any external periodic force is known as the free vibration. माने अगर हम उसको माने एक बार मार के छोड़ दिया, वो वाइब्रेट हो गया, उसके बाद हम उसमें कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहे, तो वो फ्री वाइब्रेशन में रहता है. ठीक है, माने वो रुकेगा नहीं. फिर अगर जैसे हम अगर वैक्यूम में उसको करेंगे, ठीक है, तो वो चलता रहेगा. ठीक है. नाउ द सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज क्या नाम है? Why does the amplitude of a vibrating body continuously decrease during damped vibration? Continuously. एक सेकंड बेटा, दूसरा को ट्राई करने दो. या प्रणव बोलिए. Because damped vibrations are forcefully stopped after a point of time due to friction and other forces. Very good. तो हम लोग क्या पॉइंट यूज करना पड़ेगा? Due to frictional resistive force, ठीक है, सराउंडिंग मीडियम का, it causes the energy loss. वो जो उसका जो सराउंडिंग जो फ्रिक्शंस है, या जैसे एयर है, एयर भी उसको रोकता है. ठीक है, तो उसको वो क्या नाम है, टेक उसको उससे उसको ओवरकम करने के लिए उसका एनर्जी लॉस होता है. अंडरस्टूड? एक और क्वेश्चन, हाउ इज द ईएमएफ अक्रॉस प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल्स ऑफ अ ट्रांसफार्मर रिलेटेड विद द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल इन देम? ये कल मैंने तुम लोगों को कराया था, प्राइमरी और सेकेंडरी. ठीक है. यस, टेल मी प्रत्यक्ष. सिलेबस में नहीं है सर. Transformer is not coming. ट्रांसफार्मर इज नॉट कमिंग. अच्छा ठीक है, चलो नहीं आया तो छोड़ दो फिर. एसी डीसी ट्रांसफार्मर तीनों नहीं आ रहा. कोई बात नहीं, लेकिन हमेशा याद रखो, अगर प्राइमरी, अच्छा छोड़ो फिर, कोई बात नहीं. आइडेंटिफाई द फॉलोइंग वायर्स यूज्ड इन द हाउसहोल्ड सर्किट. द वायर इज आल्सो कॉल्ड एज द फेज वायर. Live wire. The wire is connected to the top terminal of the 3-pin socket. Earth wire. Huh? Earth wire. Very good. अर्थ वायर हम लोग कहाँ पे कनेक्ट करते हैं उसको? सबसे ऊपर. वेरी गुड, है ना? कौन सा कलर का होता है अर्थ वायर? सर ग्रीन. Green. तो ग्रीन या येलो? Green or yellow. यस. और लाइव वायर? रेड. Red or brown. रेड सर, रेड और ब्राउन. वेरी गुड. तो न्यूट्रल का ब्लू. आजकल ब्लू हो गया इसका. अच्छा, व्हाट आर आइसोबार्स? ब्लैक ब्लू. Give one example. Isobars are substances with same atomic number but different mass number. Same mass number. नहीं, something is wrong. क्या होता है आइसोबार्स? आइसोटोप नहीं पूछ रहा हूं मैं, आइसोबार्स. Same mass number but different atomic number. They differ in the number of neutrons. The same mass number, different atomic number. Isobars are atoms of different elements which have the same mass number but different atomic numbers. Okay. Chalo. State any two advantage of electromagnets over permanent magnets. Electromagnets can be easily demagnetized. Their polarity can be reversed. They can take a load up to 20,000 kgs. They can be used in heavy industries. The strength can be altered while as permanent magnet strength cannot be altered. रोहित तुम बता दो, ये लो आंसर बोला, फिर से बोलो तो. एडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट्स ओवर परमानेंट मैग्नेट्स, जरा बोल दो तो रोहित. सर नहीं जान, सर कल का क्लास में एब्सेंट.
कल का बात ही नहीं है, ये तो बहुत पहले किया हुआ है। तो हिंद अभी तो ये divide आंसर कर- बोला, अभी तो आंसर बोला ये लोग। तो हिंद Sir, the current of the permanent magnet cannot be altered, whereas the current I mean the strength of the electromagnet can be altered. Then it can be easily depolarized, whereas the permanent magnet cannot be. Then the polarity can be reversed, but the permanent magnet polarity cannot be reversed. बेटा एक बार फिर से सब पढ़ना पड़ेगा तुम लोग को, समझा? ये ठीक से तुम लोग का हुआ नहीं है। आई एम नॉट वेरी हैप्पी विथ योर प्रिपरेशन। गलती हो गया। हम लोग को कम से कम कल ये क्वेश्चन आंसर डिस्कस करना चाहिए था, जिससे तुम लोग का स्टेट द डिफरेंस बिटवीन हीट कैपेसिटी एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। So मैं बोलूं? Heat capacity is calculated by the अरे तेरे को formula बोला Q बोलने, into मैंने ढोकले शुरू हो जाता फटाक से। तेरे को बोला मैंने बोलने? हाँ चलो तो इन बोलो। Sir, heat and specific heat capacity का difference था. Sir, the heat capacity, it is the amount of heat energy नीचे देख के required क्यों to बोल रहा है raise. बेटा? नहीं sir, the heat energy is required temperature to increase the temperature of the body by 1 degree Celsius, and whereas the specific heat energy, it is the amount of energy required to raise the temperature of the mass of the unit by 1 degree Celsius. Very good. Then the heat capacity depends upon both the mass of the substance and और एक क्या था सर? और एक क्या था सर? Sorry. Material of the substance. But the specific heat does not depends. Then the formula of the heat capacity is C equals to delta Q by Q by delta T. Yes, delta T. Whereas the specific heat is equals to Q by M into delta T equals specific heat capacity. Then the SI unit of heat capacity joule per Kelvin, whereas the specific heat capacity SI unit is joule per kg per gram. I mean per Kelvin. Joule per kg per Kelvin. Kelvin, yes. चलो सम्स तुम लोग किया है कि नहीं किया है? क्या सम्स सारे? Yeah. चलो. The ore of uranium found in nature contains mass number 23892 and 23592. Although both isotopes are fissionable, it is found out experimentally that one of the two isotopes is more easily fissionable. Which one? So U23592 सेकंड वाले is का more वैल्यू easily वापस बोलिए fissionable. ना. एक है U23892, एक है 23592. ठीक है 3592. Which one is So more मैं बोल easily दूं? fissionable? हाँ बोलो. U23592 is more easily fissionable since U23892 requires spontaneous and fast neutrons for fissioning, while as U23592 requires U23592 can be fissioned even with slower neutrons. हाँ तो ये एक तो क्वेश्चन ये आएगा 23592 में इजिली फिजिबल कौन है, तो 235 होगा. ठीक है, लेकिन अगर हम लोग को लंबा टाइप के लिए चाहिए ना, कंटिन्यूअस रिएक्शन के लिए चाहिए, अगर ऐसा क्वेश्चन घुमा के दे देगा तो हम लोग को 238 चाहिए. ठीक है, क्योंकि 235 इज अनस्टेबल. ठीक है, तो वो जल्दी फीजिबल हो जाता है. अंडरस्टूड? तो ये क्वेश्चन आईसीसी में आया हुआ है, तो ये तो तुम लोग को लर्न हो गया. 23592 तो हो सकता है दूसरा पार्ट भी दे दे कल लोग एग्जाम में, कि अगर हम लोग को कंटिन्यूअस लंबा अगर हम लोग को करना है रिएक्ट, कोई उसको यूज करना है रिएक्शन के लिए, देन वी विल यूज 238. ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन एक तो आ रहा है. Which radiation actually caused the least biological damage externally? Yeah. Alpha radiation. अल्फा. Name the radiation which is used in carbon dating. कार्बन 14. C14. चलो very good. Why is the base of the cooking pan generally made thick?
The base of the cooking pan is generally made thick to increase its thermal capacity, so that it can provide sufficient amount of heat energy even at lower temperatures, and moreover it can keep the food warm for a very long time even after cooking. Anybody else wants to give this answer? So मेरा गलत है क्या? नहीं, अच्छा है. I'm not saying गलत है. The base of the cooking pan is made thick to increase its heat capacity. मोटा हो जाएगा ना वो, so that it gets heated slowly and imparts sufficient heat energy at a slow rate to the food for its cooking. It also helps to keep the cooked food warm for a long time. समझ में आ रहा बात? There is only 1 minute left, तो मैं तुम लोग को बोलना चाह रहा हूँ, अगर आप लोग को जितने भी हम लोग क्वेश्चन आंसर